साथियों, मैं हूं अभी टंडन और आप सबका स्वागत करता हूं एक बार अपने YouTube चैनल F2S में। तो देखिए, जो हमारी पिछली क्लास थी वो हमारी फंडामेंटल राइट्स की क्लास थी और उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने फंडामेंटल राइट को पढ़ा। तो देखिए, हम UPSC पेट से लेके आगे के एग्जाम्स भी कवर करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारे दो हॉट टॉपिक्स होते हैं, फंडामेंटल राइट एंड डेरिवेटिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। तो आइए समझते हैं। देखिए, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, तो ये आपके कौन से भाग पे दिए गए हैं? ये देखिए, ये आपके भाग 4 में दिए गए और भाग 4 में कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल दिए हैं? देखिए, कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक दिए हैं? देखिए, ये अनुच्छेद आपके 36 से स्टार्ट हैं और कहाँ तक दिए गए हैं? 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व दिए गए। अब आती है बात कि जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे संविधान में आए कहाँ से? तो देखिए, ये 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। अब एक बात ध्यान देने योग्य है आपके कि देखिए, क्या जो ये नीति निर्देशक तत्व है, क्या इसका ओरिजिन देश, जिसकी मतलब जहां से वो स्टार्ट हुए थे, क्या वो आयरलैंड है? नहीं। देखिए, आयरलैंड के संविधान में भी कहीं से लिए गए होंगे। वो देखिए कहां से लिए गए थे? ये स्पेन के संविधान से लिए गए थे। ठीक है, देखिए, स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने लिए और आयरलैंड के संविधान से हमने लिए। ठीक है, और आयरलैंड में कब बन के निर्मित हुए थे? 1937 में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। ठीक है, अब देखते हैं कि किसने क्या नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बोला, थोड़ा सा वो समझते हैं। देखिए, देखिए, एक लाइन है कि निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व एवं निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा जाता है। संविधान की मूल आत्मा कहा है। तो देखिए, बात समझिए कि संविधान की मूल आत्मा, ये जो संविधान की मूल आत्मा, ये नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को किसने कहा है? तो देखिए, किसने कहा है? ये कहा है ग्रेनवेल ऑस्टिन ने। देखिए, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं कि ये कथन किसका है, ये कथन किसका है। ठीक है, तो निर्देशक तत्वों के बारे में और मूल अधिकारों के बारे में ग्रेनवेल ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान की ये मूल आत्मा है। ठीक है, देखिए, इनके बारे में एक चीज समझ लीजिए। हमने मूल अधिकारों में क्या पढ़ा कि वो न्यायोचित थे, मतलब कि अगर उनका हनन होता है तो हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अब निर्देशक तत्वों के बारे में ये है कि ये गैर न्यायोचित है। ठीक है, अगर इनका हनन होता है तो हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, गैर न्यायोचित। ठीक है, ये गैर न्यायोचित है, यानी इनके हनन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि कभी कभी अगर हम इनको लागू कर देंगे तो मूल अधिकारों से इनका कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये चीज को हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखिए, और इसका उद्देश्य क्या है? इनको बनाने के पीछे एक उद्देश्य होगा। ठीक है, तो ये नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये पॉइंट को लिख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना।
देखिए कभी भी जब एक राज्य वर्ड आता है तो राज्य का मतलब यहाँ पे प्रांत नहीं है, स्टेट नहीं है, यहाँ पर ये पूरे देश का जिक्र कर रहा है। पर एक बात ध्यान दीजिए कि जो हमारे निर्देशक तत्व है वो पूरे एक समाज को देखते हैं, ठीक है, और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल से, ठीक है, कि हमारे जो आर्टिकल है आर्टिकल 36 से 51। देखिए मेन, जैसे कि हमने मूल अधिकारों में पढ़ा कि हमारे जो मूल अधिकारों में आर्टिकल कितने थे, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो जो 12 और 13 थे वो उनके बारे में सिर्फ डिस्क्रिप्शन देते हैं कि ये मूल अधिकारों से रिलेटेड है, ठीक है। 12 में दिया था राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें जो आर्टिकल 36 है, ठीक है, ये हमारा कहाँ से स्टार्ट है, देखो 35 पर मूल अधिकार खत्म हो गया था, तो अब ये अनुच्छेद 36 आया और इसकी सेम वही परिभाषा है जो मूल अधिकारों में आर्टिकल 12 में थी। दैट मीन्स राज्य की परिभाषा सेम वही भाषा है जो मूल अधिकारों में थी। अब मूल अधिकारों में क्या था कि देखिए इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा केंद्र सरकार के विधायी अंग होंगे, केंद्र सरकार, भारत की संसद, ठीक है, ये केंद्र लेवल पर। राज्य लेवल पर हमारा आ जाएगा राज्य सरकार और उसके विधायी अंगों की विधायी प्रक्रिया, ठीक है, राज्य सरकार। यहां पर आ जाएगा विधानमंडल, स्थानीय निकाय, देखिए यहां पर ये केंद्र लेवल पर हो गया, ये राज्य लेवल पर हो गया, और ये जो हमारा टाउन और ग्रामीण स्तर पर होगा, शहरी और ग्रामीण स्तर पर होगा, तो वो हो जाएगा स्थानीय निकाय। तो स्थानीय निकाय में क्या आ जाएगा, स्थानीय अंग, यहाँ पर हमारे पंचायतें, नगर पालिकाएं एवं अन्य चीजें, और यहाँ पर अन्य सभी स्थानीय निकाय, अन्य स्थानीय निकाय। अब यहाँ पर जो हमारी कंपनीज वगैरह हैं, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, जो भी कंपनियां आएंगी वो सब यहाँ पर आ जाएंगी, बैंक वगैरह जो भी आएंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर लिख देते हैं ATC, ठीक है। तो ये हमारा जो सब मिलके बनता है वो बनता है राज्य, कि ये सारा सब कुछ मिला के हमारा राज्य है, ठीक है। तो ये हमारा राज्य था, यही परिभाषा हमने आर्टिकल 12 में पढ़ी थी जो मूल अधिकारों में दी थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा राज्य की मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 में जो परिभाषा है वही आर्टिकल 36 में नीति निर्देशक तत्वों में परिभाषा है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल आपके 37 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 37, ठीक है। आपके आर्टिकल 37 में दिया हुआ है निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, ठीक है। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य का कर्तव्य होगा। देखिए निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है, ठीक है, कि देश के शासन में हमेशा इनका एक वो दिखाई देगा, ठीक है। विधि मतलब कानून, जब भी कानून बनाएंगे तो इन तत्वों को लागू करेंगे, ठीक है। तो ये लागू करना
ये देश का, ये हमारे राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो बहुत सारे राज्यों में इनको लागू किया जाता है, बहुत सारे हमारे नीति निर्देशक तत्व लागू किए जाते हैं। कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको हमारे निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, अब जो हम पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल 38 से, तो वो हमारे मेन निर्देशक तत्व है, वो हमारे मेन डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स है। ठीक है, देखिए अब समझते हैं। अब जैसे कि हमारे जो मेन जो मूल अधिकार थे वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट थे, ऐसे ही जो मेन निर्देशक तत्व है वह हमारे कहाँ से स्टार्ट है, 38 से। तो देखिए अब जो हमारे पास निर्देशक तत्व आएंगे उनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 श्रेणियों में विभाजित है। देखिए कौन कौन सी श्रेणियां हैं। पहली समाजवादी, ठीक है, इसमें समाजवाद का स्वरूप देखने को मिलता है कि इसमें समाजवादी सिद्धांत है कि समाज को ध्यान में रखकर हम निर्देशक तत्वों को बनाया गया है। ठीक है, कि हम समाज को देखेंगे कि यहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में देखना चाहिए, शिक्षा के बारे में देखना चाहिए, तो ये सभी जो हमारे आएंगे समाजवादी में आएंगे। ठीक है, अब दूसरा गांधीवादी। ठीक है, अब हमारी गांधीवादी विचारधारा थी, ठीक है, कि गांधी जो कहते थे कि हम स्वच्छता पर ध्यान देंगे, हमें ये करना है, हमें ऐसा करना है, जैसे पंचायतें लागू करनी है, तो ये सारी चीजें हमारे किस में आ जाएंगी, गांधीवादी में। तीसरा है हमारा उदार बौद्धिक। उदार बौद्धिक, इसमें हम उदारता के बारे में जिक्र करेंगे, जिन तत्वों में उदारता होगी, जिनमें बुद्धिजीविता दिखाई देगी, ऐसे जो निर्देशक तत्व होंगे वो इस कैटेगरी में रखे जाएंगे। ठीक है, जिसमें गांधीवादी विचारधारा दिखेगी वो गांधीवादी में दिखे जाएंगे, जो समाज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं वो समाजवादी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं आर्टिकल 38। अब देखिए 38 से, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग आएगा, तो बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखिए जो हमारा आर्टिकल 38 है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। देखिए बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और इसमें खास क्या है वो समझते हैं। देखिए ये 38 है, इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। देखिए निर्देशक तत्वों में क्या होता है कि हम लोक कल्याण की ही अभिवृद्धि देखते हैं, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है, विकास, ग्रोथ। ठीक है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 3 वर्ड दिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अभी मैं आपको बताता हूं ये 3 वर्ड कहां से है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये क्या न्याय के बारे में जिक्र कर रहा है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना। ये देखिए पहले हमारे संविधान में 38 में सिर्फ इतना ही था, लेकिन इसके बाद भी कुछ जोड़ा गया है, वही बताते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए। लोग मतलब जनता, उनके कल्याण की अभिवृद्धि मतलब विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय द्वारा हम सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, सुनिश्चित करना। अभी देखिए जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये जो वर्ड दिया है ये कहाँ से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आता है हमेशा। ये देखिए ये रूसी क्रांति से लिया गया था। ठीक है, ये हमने रूसी क्रांति से लिया था, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा वो क्या था, और इसमें और जोड़ दिया क्या, आय
प्रतिष्ठा, ये देखिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, समाप्त करना, ये देखिए। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया आर्टिकल 38। अब देखिए इसमें खास क्या है, ये जो हमने ये 3 लाइन लिखी थी, 1 2 3 कि सुनिश्चित करना, यहाँ तक ये हमने संविधान के मूल उसमें दिया हुआ था। ठीक है, जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है ये हमारा रूसी क्रांति से लिया गया है। और यहाँ देखिए आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये हमने कब जोड़ा था, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा 44वां संविधान संशोधन। अब आपको इतनी बार मैं बता चुका हूं कि आपको ये रट जाना चाहिए कि कब हुआ था संविधान संशोधन अधिनियम। ये हुआ था आपका 1978 में। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 44वां संविधान संशोधन ये अधिनियम 1978 के तहत ये जो लाइन है आपकी आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, ये जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल 39। और आर्टिकल 39 आपका बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए कैसे इंपॉर्टेंट है वो भी समझते हैं। देखिए आर्टिकल 39। अब देखिए यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षित करना, एक लाइन पे लिख देते हैं, सुरक्षित करना। अब हम किन चीजों को सुरक्षित कर रहे हैं, देखिए 39 का 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है। तो पहला आप देख लेते हैं। देखिए पहला क्या है आपका, सभी, देखिए यहाँ पे एक, पहले तो मैं पूरा बड़ा स्टेटमेंट लिख देता हूं, फिर आपको याद कराने के लिए मैं आसान में तरीके में बताऊंगा कि पहला क्या है, जीविका के साधन पर्याप्त करना। ठीक है, जीविका के साधन प्राप्त करने का अधिकार। देखिए सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। देखिए नीति निर्देशक तत्वों में ये बहुत ही अच्छी लाइन थी कि सभी नागरिकों को जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरी लाइन क्या थी, आप सभी का मतलब भी समझेंगे। सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधन अनाज भी वगैरह हो सकता है, बहुत सारे जो मटेरियलिस्टिक वर्ड होते हैं, चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेस होते हैं, उन सभी के बारे में जिक्र कर रहा है। संसाधनों, इसमें जैसे केरोसिन आ सकता है। ठीक है, संसाधनों का समवितरण। देखिए ये कम्युनलिज्म को फॉलो कर रहा है। देखिए कि सामूहिक हित के लिए, कि अगर हम पूरे समाज का हित चाहते हैं तो क्या करें कि जो समुदाय है उसमें जो भौतिक संसाधन है, जो रिसोर्सेस उनको नीड है, तो हम क्या करें कि उनका समान रूप से वितरण कर दें। तो वितरण कर देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास उस चीज़ की कमी होगी और वो उस चीज़ से हीन रह जाएगा, उस चीज़ से रहित रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है,
देखिए तीसरा है धन और उत्पादन। उत्पादन जो भी चीजें हम करते हैं, अनाज वगैरह करते हैं, जो भी उत्पादन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। देखिए इसका मतलब क्या है, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना। मतलब कि जो धन है और उत्पादन है, उत्पादन में आप टमाटर प्याज भी ले सकते हैं, ठीक है। कि आपके मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारी प्याज है, आपने मार्केट में बहुत सारी प्याज को बाई कर लिया, ठीक है, उसको डंप कर लिया एक जगह पे, तो क्या होगा, मार्केट में प्याज की कमी हो जाएगी। इससे क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। तो ऐसे ही धन के केस में किसी ने धन को जमा करता रहा, इतना सारा धन कलेक्ट कर लिया कि मार्केट में धन की कमी हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि दूसरों के पास कमी हो जाएगी, तो चीज़ों का जो प्राइस होगा वो हाइक हो जाएगा। तो इस वजह से जो संकेंद्रण है उसको रोकना, मतलब कि संकेंद्रण का मतलब होता है एकत्रित करना, ठीक है। ठीक है, और पॉइंट पढ़ते हैं इसके। इसके जितने भी पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इसका चौथा पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए जब पहले के टाइम पे ये माना जाता था कि जो महिलाओं की क्षमता है कार्य करने की वो पुरुषों से कम है, तो देखिए जब महिलाओं की क्षमता कम है तो वो कम काम कर पाएंगी, ठीक है, तो ये माना जाता था। और भले ही महिला कैपेबल हो वो उतना ही काम करे, लेकिन ये समझा जाता था कि महिलाओं की जो कैपेसिटी है काम करने की वो कम है, इस वजह से महिलाओं को जो भी आमदनी मिलती थी वो पुरुषों के मुकाबले बहुत कम मिलती थी। तो इस वजह से ये रूल निकाला गया कि महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। देखिए इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं 39 का। यहां कर्मकारों की, ये कर्मकारों दैट मीन्स ये श्रमिकों के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों को अवस्था के दुरुपयोग से संरक्षण। देखिए कभी कभी जो लैंग्वेज होती है वो हमें समझने में मुश्किल होती है। यहाँ पे कर्मकारों के स्वास्थ्य, यहाँ पे तो समझ में आ गया कि श्रमिकों के स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में बोल रहा है कि उनकी शक्ति को संरक्षण किया जाए दुरुपयोग से। दुरुपयोग दैट मीन्स उनके ऊपर बलात् श्रम किया जाएगा, बंधुआ मजदूरी कराई जाएगी, तो उससे बचाव, उससे संरक्षण। तथा बालकों की अवस्था दैट मीन्स जो बालक हैं उनसे ज़्यादा काम ना कराया जाए, उनकी स्वास्थ्य पे कुछ इफेक्ट ना पड़े, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और उनके जो दुरुपयोग किया जाएगा, मतलब कि उनको कारखानों में भेजा जाएगा जो बालक का कार्य नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ से संरक्षण प्रदान करता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए छठवां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी बताता हूँ। देखिए यहाँ पर सीधा एक है कि बालकों से रिलेटेड है। बालकों के स्वास्थ्य, विकास के अवसर, ठीक है। तो जो बालक है उनके स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर, कि उनको मतलब ठीक है बहुत सारी बीमारी पड़ जाती है तो उससे बचाओ, ठीक है,
उस जगह टाइम टाइम पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि बालकों के हित के लिए टीकाकरण, वैक्सीनेशन ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में कहा गया है कि टाइम टाइम पर उनको, उनके शरीर में आयरन की कमी आ जाती है तो हीमोग्लोबिन टेबलेट्स वगैरह प्रोवाइड कराएं। ठीक है, आयरन की टेबलेट्स प्रोवाइड कराएं। दैट मीन्स उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर न पड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें खास क्या है छठवें में, ये जो छठवां पॉइंट है आपका, ये आपका 42वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। अब देखिए जो 44वां था वो 1978 था। आपको पता होगा कि ये 42वां है, ये 2 साल पहले हुआ था। ठीक है, अधिनियम ये आपका हुआ था 1976, और इसको लघु संविधान भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। ठीक है, इसमें जितने भी अमेंडमेंट किए गए थे तो बहुत सारे अमेंडमेंट हमने 44 में हटा दिए थे। ठीक है, इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए और ज़्यादा से ज़्यादातर जो अमेंडमेंट किए गए उनको हमने 44वें संविधान संशोधन में हटा भी दिए थे। ठीक है, ये बहुत अच्छा था। अब देखिए अब देखिए जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 39 का ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि अमीर गरीब में फर्क किया जाता है कि ठीक है अमीर है उसने पैसे दे दिए, उसको बेटर न्याय मिलेगा, उसको अच्छा वकील मिलेगा, तो इस वजह से, और गरीबों के साथ अन्याय होगा, गरीबों के पास पैसे नहीं होंगे और वो अच्छा वकील हायर नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये निकाला गया कि सबको बराबर न्याय मिलेगा, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब। अब जिसके पास पैसे नहीं होंगे उनको सरकार अपनी तरफ से वकील देगी। ठीक है, उनको भी विधिक सहायता उपलब्ध होगी। ठीक है, तो इससे यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं रहेगी अमीर और गरीब के बीच। ठीक है, अब देखिए ये जितने भी हमने पढ़े 38, 39 और 39 का ये जितने भी थे हमारे 3, ये हमारे आते हैं समाजवादी में। ठीक है, ये समाज को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। अब देखिए अनुच्छेद 40 ये क्यों इंपॉर्टेंट है समझते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद पूरे नीति निर्देशक तत्वों में ये सिंगल वन है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि ये देखिए ये आपका पंचायतों से रिलेटेड है और ये गांधीवादी विचारधारा पे आता है। ठीक है, गांधीवादी निर्देशक तत्व है, गांधीवादी सिद्धांत पे आता है। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पर है ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए नॉर्मली शब्द में तो समझ लीजिए ग्राम पंचायतों का गठन यहीं पर खत्म हो गया, लेकिन देखिए ग्राम पंचायतों का गठन तो कर दिया, लेकिन सरकार का एक कर्तव्य बनेगा कि वो उनको शक्ति प्रदान करे कि वो अपनी एक स्वयं इकाई बन सके और वहाँ का प्रशासन संभाल सके। ठीक है, तो अपना प्रशासन वहाँ पे संभाल सके, पंचायतों को यह अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसमें यही चीज़ आगे दिखी हुई है कि और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार, दैट मीन्स
स्वयं में ही एक सरकार निर्मित कर सके। ठीक है, देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्वस्थ सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना। देखिए, अब जो सरकार है वो कहती है कि ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर कोई उनको शक्ति प्रदान नहीं की जाएगी तो वो इनका मतलब अर्थविहीन हो जाएगा। देखिए, इनका कोई मतलब वजूद नहीं बचेगा। तो सरकार कहती है कि हम आपको इतनी शक्ति प्रदान करेंगे कि आप हमारी एक छोटी सी इकाई के रूप में काम कर सकते हैं, कि ठीक है, आप वहाँ पर प्रशासन कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप कर वसूल कर सकते हैं, ठीक है, और ऐसे पंचायत प्रभावी हो जाएंगी, ठीक है, प्रभावी तरीके से कार्य कर सकेंगी, तभी तो पंचायतों का वजूद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही नगर पालिकाओं का है, नगर पालिका थोड़ा सा शहरी स्तर पर आ जाती है। ठीक है, अब देखिए, अब पहले पंचायतों के बारे में समझ लेते हैं, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब पंचायतों की बात हो ही रही है तो देखिए, पंचायतें हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? देखिए, पंचायतें हमारे जैसे भाग में किस में जोड़ी गई थी? भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में पंचायतें जोड़ी गई थी। अनुसूची कहे तो अनुसूची 11 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अगर संविधान संशोधन कहे तो देखिए 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, और ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 2002 में, सॉरी गलत बोल गया, 1992 में। ठीक है, अब देखिए, इसी के पास में 1992 में ही एक और हुआ था 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि किससे संबंधित था? नगर पालिका। ये नगर पालिका से संबंधित था। ठीक है, अब देखिए, ये भी 1992 में हुआ था। तो पंचायतों के बारे में एक और चीज समझ लेते हैं कि यह अनुच्छेद कितने से कितने तक दिया था हमारे संविधान में। ठीक है, भाग 9 के अंदर कितने अनुच्छेद से कितने तक दिया है? 243 से 243 के ओ तक दिया है। देखिए, जीरो में समझिएगा, ओ है। ठीक है, और अगर नगर पालिका के बारे में बात करें तो देखिए, आपका ये दिया है 243, इसी के बाद से ओ के बाद क्या आएगा? पी से 243 जेड तक। और ये आपका किस भाग में दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ है भाग 9 का। अब अगर बात करते हैं 9 हो गया, 9 का हो गया, तो एक 9 खा भी है। ठीक है, 9 खा, यह आपका क्या दिया हुआ है? सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। भैया, अनुच्छेद आपका दिया है 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। ठीक है, अभी एक जो हमारा आर्टिकल है तो अभी हमारा सहकारी समितियों का भी आएगा। ठीक है, तो इसी में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए समझते हैं अनुच्छेद 41। अब देखिए, अनुच्छेद 41 में क्या है ये समझते हैं। देखिए, यहां पर दिया हुआ है काम पाने की। देखो, काम पाने के अधिकार होने चाहिए, काम पाने की, शिक्षा पाने के, शिक्षा पाने के एवं अब देखिए, अब बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी,
या कह सकते हैं अशक्तता, मतलब कि एक भी शक्ति ना हो काम करने की, अशक्तता की दशा में लोक सहायता पाने का अधिकार। देखिए, काम पाने की, ध्यान से रखिए, काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी या अशक्तता, मतलब ऐसा कुछ भी समझ लीजिए कि ऐसी दशा में जो हमारे पास होगी वो लोक सहायता उपलब्ध हो। लोक सहायता दैट मीन्स, देखिए जो बीमार बुढ़ापा होंगे तो उनको अस्पतालों में ले जाने की सुविधा, अस्पतालों में दवा की सुविधा, जो काम पाने की, तो जैसे हम स्कीम्स निकालेंगे, योजनाएं निकालेंगे कि जो बेरोजगार हैं उनको हम काम दे सकें। शिक्षा पाने का अधिकार होना चाहिए, दैट मीन्स कोई बेरोजगार है, किसी के पास शिक्षा नहीं है, तो उसको हम उचित शिक्षा प्रदान करें। ऐसे में हम लोक सहायता देंगे, जैसे स्कूल खोलेंगे, कॉलेजेस खोलेंगे, ऐसी नई योजनाएं निकालेंगे कि उनको ये सारे अधिकार हम दे सकें। ठीक है, तो ये हमारा दिया हुआ है आर्टिकल 41 में। तो अब देखिए आर्टिकल 42, देखिए हमने एक चीज थोड़ा सा मिस कर दी, अनुच्छेद 39 का। इसमें हमने ये कहा था कि निशुल्क सहायता देंगे, निशुल्क विधिक सहायता गरीबों को हम प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद हमारा था ये किसके तहत जोड़ा गया था? जहां पर भी का, खा, गा के बारे में जिक्र आ जाए तो हम ये समझेंगे कि वो जोड़ा गया था, किसी न किसी तरीके से जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। देखिए ये आप डेट हमेशा याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि 42वां संविधान संशोधन है। इसमें देखिए 42वें में अब तक हम कितने पढ़ चुके? देखिए 39 में, 39 का पॉइंट कौन सा था? 6, जिसमें बालकों के स्वास्थ्य के लिए अवसर प्रदान करना, ठीक है, को सुरक्षित करना, ये था। और ये 39 का ये हमारा इसके तहत जोड़ा गया। और जहाँ पे हम 38 में आय प्रतिष्ठा सुविधाओं और अवसरों की असमानताओं को दूर करना, ठीक है, वो किसके तहत था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ने वाले थे? अनुच्छेद 42। ठीक है, अब हम आते हैं आर्टिकल 42। देखिए इसमें क्या है? काम की न्याय संगत, समझिएगा, लैंग्वेज अच्छी है। अगर आपने हिंदी मीडियम में इसकी लैंग्वेज समझ ली तो देखिए आप बहुत कुछ समझ गए। और मानवोचित दशाओं, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, यह लिखिए उपबंध कराना। ठीक है, देखिए काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाओं, ठीक है, तथा प्रसूति, प्रसूति क्या होता है? प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होगी उसको सहायता का उपबंध कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये आर्टिकल 42 में ये दिया गया हुआ है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा आर्टिकल 43 है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? और उसमें यूपीएससी से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए यूपीएससी में आपका इंडस्ट्रियल लेबर लॉज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ईपीएफओ के एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए जो हमारा अनुच्छेद 43 है, अब इसे समझिएगा।
क्योंकि इसमें जो 43 है और 43 का है तो वो श्रमिकों से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि सभी कर्मकारों कौन होते हैं? श्रमिक। सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, सभी कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन यापन, और सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर। देखिए, जो श्रमिक होते हैं, कर्मकार होते हैं, मजदूर होते हैं, तो सभी श्रमिकों के निर्वाह मजदूरी कि उनकी जो वो करेंगे, उनके जीवन यापन के लिए एक पर्याप्त मजदूरी होनी चाहिए, ठीक है। कि अब देखिए, महंगाई का रेट बढ़ रहा है तो हम कह सकते हैं कि सभी की महंगाई दर, मतलब महंगाई का रेट इतना है कि किसी भी मजदूर को हम 500 से कम मजदूरी नहीं देंगे। तो ये हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट आप पढ़ेंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट, उसमें दिया गया है कि किसी भी मजदूर को इतने से कम मजदूरी नहीं दी जा सकती है, और इसमें बहुत सारे कानून दिए गए हैं। देखिए, ठीक है, बोनस संदाय अधिनियम, बहुत सारे अधिनियम दिए गए हैं जो मजदूरों से रिलेटेड है। श्रम कानून है, फैक्ट्री एक्ट है, कारखाना अधिनियम है, ठीक है, फैक्ट्री एक्ट 1948 है। तो ऐसे जो मजदूरों के लिए बहुत सारे एक्ट बनाए गए, ठीक है। अब देखिए, महिलाओं के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो उनके शिष्ट जीवन यापन के लिए, ठीक है, कि वो अपना बहुत अच्छा जीवन यापन कर सके, ठीक है, एक नॉर्मल स्तर पर वो जी सके। सामाजिक ढंग से कि समाज में उनका एक पहचान हो, सांस्कृतिक तौर पे भी वो सुदृढ़ हो, ऐसे उनको अवसर दिए जाए, ठीक है। तो ऐसे जो आर्टिकल 43 में ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, ये लाइन छोटी सी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो रूल्स हैं, बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, वो इसके अंदर आ जाती है। और ये हमारा EPFO, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एक एग्जाम होता है, UPSC कंडक्ट कराती है। इसमें इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज बहुत सारे कानून देता है। मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, ठीक है। डिटेल में फिर कभी जानेंगे। अभी हम आर्टिकल 43 का समझते हैं। देखिए, आर्टिकल 43(1) मतलब 43 का अनुच्छेद 43 का। अब इसमें समझते हैं। देखिए, इसमें भी श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, यह हमारा मेन कर्तव्य है कि हम श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करें, उनके लिए कदम उठाएं, उनके लिए हम आगे बढ़ें। तो ये हमारा 43A में दिया है। देखिए, रिटर्न उसमें देखते हैं, उद्योगों के प्रबंधन के लिए, प्रबंधन क्या हो जाता है आपका? मैनेजमेंट। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करें या सुरक्षित करें। भागीदारी सुरक्षित करने के लिए क्या करेंगे? हम कदम उठाएंगे। कदम उठाना, ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। सीधा आप समझिए कि श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना, इसका ये मेन मोटो है। तो देखिए, ये दोनों ही आपके श्रमिकों से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब देखिए, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि जो श्रम, ये वर्ड है,
ये हमारे संविधान में 3 सूचियाँ हैं, केंद्र सूची, संघ सूची बोलेंगे, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ये किसका विषय है? ठीक है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखिए अब हम समझते हैं 43 का ख। देखिए मेन बात, ये जो हमारा 43 का था, यह भी हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, अभी मैंने देखिए आपको बताया 39 का 6th पॉइंट और 39 का यहाँ पर 43 का ये 3 आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ठीक है, अब देखिए जिसके बारे में देखिए हम देखते हैं अनुच्छेद 43 का ख, यानी 43 का बी। ठीक है, हम जब सहकारी समितियों के बारे में बात कर रहे थे तो ये सहकारी समितियां हमारी इसी में। ठीक है, तो देखिए सहकारी समितियां, जैसे कि हमने पंचायत में पढ़ा कि पंचायतों का गठन, अगर एक शब्द में बोले तो अनुच्छेद हमारा 40 पंचायतों का गठन खत्म हो गया। लेकिन उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन थी कि ठीक है कि उनको स्व सरकार बनने के लिए एक शक्ति, ऐसी शक्ति प्रदान करना कि वो अपना संचालन कर सके। तो ऐसे ही इसमें भी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि ठीक है आप समझ लीजिए। अगर थोड़ा सा देखिए शॉर्ट फॉर्म पे समझेंगे तो आप वन लाइनर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप बड़ा समझ लीजिए तो हमेशा आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि उसका आंसर क्या होगा, कैसे उसका मतलब आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाएगा कि नहीं एक्चुअल में ये है, ये मतलब सहकारी समितियों का मतलब ये है, ऐसा इसमें दिया गया है, ऐसा मतलब डिस्क्रिप्शन। देखिए सहकारी समितियों का स्वैच्छिक मतलब कि अपनी इच्छा से, ठीक है, स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन मतलब कि खुद में ही हम संचालन करेंगे उसका संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण मतलब कि लोगों को हम इन्विटेशन देंगे, एवं व्यावसायिक प्रबंधन। को बढ़ावा देना। देखिए यहां पर 4 वर्ड दिए गए सहकारी समितियों का। क्या? एक तो स्वैच्छिक गठन मतलब कि हम उसका अपनी ही इच्छा से गठन करेंगे, हम ही मिलकर उसका संचालन करेंगे और लोगों को हम कहेंगे कि हमारे इसमें शामिल हों। ठीक है, हम उनको निमंत्रण देंगे और मिलकर हम व्यावसायिक प्रबंधन दैट मीन्स मैनेजमेंट को पूरे को रेगुलेट करेंगे। हम छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा देंगे, छोटे छोटे जो व्यवसाय होंगे उनको बढ़ावा देंगे, उनको ऋण देंगे, उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो इससे सहकारी समितियां इस वजह से हम बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि सहकारी बैंक होते हैं जो छोटे छोटे जो 1 से 5 लाख तक के या और भी मतलब अब स्कीम बढ़ा दी गई हो, ठीक है, तो उनको ऋण प्रदान करते हैं, उनके रोजगार में, उनके बिजनेस में उनको बूस्टअप देते हैं। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 43 का खा है। अब देखिए का और खा जब ऐसे वर्ड आते हैं तो हम यहाँ पर देख के ही समझ जाते हैं कि इसको जोड़ा गया है। अब जोड़ा गया है तो देखिए किस उसके तहत जोड़ा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये था 2011 का। ठीक है, 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 का। ठीक है, अब देखते हैं
आर्टिकल 44। देखिए एक लाइन का जो हमारा आर्टिकल 44 है, एक लाइन का है और हमेशा पूछे जाने वाला हमारा अनुच्छेद है। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 44। देखिए यहाँ पर एक समान सिविल संहिता। ठीक है, तो यहाँ पर भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में समस्त राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। ठीक है, तो भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब देखिए ये जो सिविल संहिता है, तो ये दैट मीन्स एक समान कानून के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, कि सभी जगह पर एक समान कानून होगा, एक समान नियम होंगे। ठीक है, तो नागरिक मतलब ये सिविल का मतलब ही होता है नागरिक। ठीक है, तो ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला आर्टिकल है। कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो हमेशा एग्जामिनर बार बार पूछता है। देखिए नीति निर्देशक तत्व तो उनका फेवरेट टॉपिक है, जो मूल अधिकार है वो उनका फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, अब देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 45। देखिए अनुच्छेद 45 में जो इसकी भाषा थी पहले अलग थी, कि राज्य सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, ऐसे नॉर्मल सी लैंग्वेज थी। फिर क्या हुआ, 86वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अधिनियम 2002। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि इसको देखिए अमेंडमेंट नहीं किया गया, इसमें जो इसकी भाषा थी उसको बदल दिया गया। और देखिए भाषा को क्या किया गया, सभी बालकों को चौदह वर्ष उम्र पूरी करने तक क्या करेंगे, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। ठीक है, अब ये देगा कौन, ये कार्य किसका है, राज्य का। ठीक है, तो राज्य सभी बालकों को 14 वर्ष उम्र पूरी करने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, यह हमारा है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। अब देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें यही सेम लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज करके हमने एक 21 का अनुच्छेद बनाया था। ठीक है, जिसमें हमने शिक्षा के बारे में बात की थी। ये 45 में इसकी भाषा को बदला था और मूल अधिकारों में 51 का जो हमारा मौलिक कर्तव्य है 51 का, और इसमें जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है उसमें हमने ये अभिभावकों के लिए ऐड किया था, जो माता पिता हैं उनके लिए ऐड किया था कि वह अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है, ठीक है, अब समझते हैं अनुच्छेद 46। अब देखिए 46, 47, 48 देखिए है बहुत अच्छे। ये आपके गांधीवादी में है, ये आपका जो 46वां अनुच्छेद है ये आपका गांधीवादी विचारधारा से जुड़ा हुआ है अनुच्छेद 46, क्योंकि यहाँ पर SC, ST और कमजोर वर्ग जो भी हैं उनके लिए प्रावधान है। ठीक है, आर्थिक तथा शैक्षणिक दोनों तरीके से। देखिए अनुसूचित जाति,
अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्ग। समाज के अन्य कमजोर वर्ग कमजोर वर्गों के शैक्षणिक मतलब शिक्षा संबंधी तथा आर्थिक, अब देखिए वो गरीब भी होंगे तो आर्थिक मदद भी चाहिए, ठीक है, पढ़ लिख नहीं सकते तो शैक्षणिक मदद भी चाहिए। आर्थिक हितों को प्रोत्साहन एवं सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा। देखिए अब इसका मतलब थोड़ा सा समझते हैं। देखिए कि यहाँ पर जो SC ST और कमजोर वर्ग है तो इनको हम शैक्षणिक तथा आर्थिक जो सुविधा होंगी वो तो हम देंगे ही, लेकिन ऐसा होता है ना कि जो समाज के कमजोर वर्ग होते हैं उनको हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ अन्याय होता है, उनका शोषण किया जाता है, तो हम उससे भी अन्याय से, सामाजिक अन्याय जो हो रहा होगा, जो उनका शोषण हो रहा होगा, उससे भी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। ठीक है, यह हमारा आर्टिकल 46 में दिया गया है। देखिए ये किस श्रेणी के अंतर्गत है? गांधीवादी सिद्धांत के तहत आता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा 47 में अनुच्छेद 47, देखिए जो हमारा अनुच्छेद 47 है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। देखिए अब समाज में जो मतलब वहां पे पोषण जहाँ पे नहीं लोग ले पा रहे हैं, जिनको न्यूट्रिशंस की कमी है, चाहे जो गरीब वर्ग है, तो उनको पोषाहार स्तर, दैट मीन्स हम उनको जो न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करेंगे, उनका जीवन स्तर सुधारेंगे, और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए मतलब बेहतर करने के लिए हम क्या करेंगे? उनके स्वास्थ्य का सुधार करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए, जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, जीवन स्तर बढ़ाने के लिए कौन सुधार करेगा? राज्य सुधार करेगा, और ये राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये आपका किसके तहत आएगा? ये समाजवाद के तहत आएगा। ये समाजवादी सिद्धांत के आपके उसमें आएगा। ठीक है, श्रेणी में। अब देखिए आर्टिकल 48, ठीक है, ये आप आर्टिकल 48 देखिए, ये आप सीधा समझिए, कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, तो यहाँ पर देखिए लाइन तो एक दे दी गई, लेकिन इसका कहने का मतलब जो इसके अंदर जो मीनिंग छिपी हुई है, तो यहाँ पे जो पशुपालन है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे गाय, बछड़ा, जितने भी दुग्ध उत्पादक जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी हत्या को रोका जाए। ठीक है, जो शराब है उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, मदिरा है उस पर, नशीली चीज़ों पर
रोक लगाई जाए, कृषि को बढ़ावा दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए लाइन एक लिखी है, इसका मतलब बहुत बड़ा है, गहरा है। ठीक है, ये आपका 48 में दिया है। अगर हम इसकी बात करें कि ये आपका किस श्रेणी में आएगा, तो देखिए ये आपका उदार बौद्धिक में भी आएगा और ये आपका गांधीवादी में भी आएगा। अब देखिए आर्टिकल 48A अनुच्छेद 48 का अब देखिए इसमें क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तो करेंगे ही करेंगे, उसको बढ़ाएंगे भी, पर्यावरण में पेड़ लगाएंगे, उसकी वृद्धि करेंगे, दैट मीन्स संवर्धन भी करेंगे। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, ये तो पर्यावरण की बात हो गई। अब देखिए पर्यावरण में हमें क्या होता है, वन होते हैं और वन्य जीव होते हैं, तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। ठीक है, तो देखिए पर्यावरण का हम संरक्षण करेंगे। आपको पता है कि पर्यावरण का संरक्षण कैसे किया जाता है। ठीक है, इस समय तो बहुत ही ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन चल रहा है। ठीक है, तो देखिए पेड़ लगाएंगे, फैक्ट्रियों से उत्पादन कम करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, जो जहरीली गैसों का उत्पादन कम करेंगे, CFC का उत्पादन कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से, और जो हम इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स है उनका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मोटर व्हीकल का यूज़ नहीं करके, तो हम ऐसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। संवर्धन कैसे करेंगे, हम पेड़ लगाकर। ठीक है, नदियों के किनारे कम से कम 1 किलोमीटर की, देखिए जैसे ये आपकी नदी है, तो यहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। ये काम गवर्नमेंट को करना चाहिए कि यहाँ पर अगर गवर्नमेंट 1 किलोमीटर की पट्टी बना दे पेड़ों की, तो यहाँ से जो उसका जल स्त्राव है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नदी बहुत बेहतरीन तरीके से फिर से अपनी ग्रोथ में आएगी, बारिश का पानी जमा होगा। ठीक है, ऐसे वन और वहाँ पे फिर जब पेड़ बढ़ेंगे तो वहाँ पर वन और वन्य जीवों की रक्षा भी होगी, वहाँ पे उनको स्वतंत्रता मिलेगी। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल 48 था आपका, ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात भी आप याद रखिए। अब देखिए ये आपका आर्टिकल 49, आर्टिकल 49 है कि जो हमारे स्मारक है, जो हमारी धार्मिक वस्तुएं हैं, जो जगह है, उनका संरक्षण करेंगे। ठीक है, धार्मिक नहीं, जो राष्ट्रीय महत्व की है, ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, जगह, वस्तुओं, देखिए जैसे कि हड़प्पा की खुदाई से कुछ वस्तुएं निकलेंगी तो उनका संरक्षण करना जरूरी है। जो हमारी बिहार में साइट मिली थी नालंदा की, वो नालंदा विश्वविद्यालय की जो साइट है, और बहुत सारे जो बौद्ध वाली साइट्स हैं उनका संरक्षण करना। जो हमारे स्मारक हैं बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, ठीक है, तो उनका संरक्षण करना ये हमारे राज्य का क्या होगा, कर्तव्य होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, जगहों और वस्तुओं का संरक्षण। देखिए ये संरक्षण करना ये राज्य का भी कर्तव्य होना चाहिए, वो राज्य का कर्तव्य है, ये तो नीति निर्देशक तत्वों में लिखा गया है, और इसका ये नागरिकों का भी कर्तव्य होना चाहिए कि वो उसका संरक्षण करें। ठीक है, देखिए आर्टिकल 50, ये आर्टिकल 50 आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ से आपका ये बताएगा कि जो आपकी न्यायपालिका है और कार्यपालिका है वो अलग अलग है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपका, और बहुत ही बार पूछा जाता है, और बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल 50। ठीक है,
आर्टिकल 50 में दिया गया है राज्य की लोक सेवाओं में, ये वर्ड याद रखिए ना रखिए, आप ये समझिए कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। देखिए हमारे संविधान में भी ये चीज लागू है कि जो हमारी न्यायपालिका है वो कार्यपालिका से पृथक है। ठीक है, जो हमारा जुडिशरी सेक्टर है, जो न्यायपालिका वाला क्षेत्र है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, वह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से टोटली अलग है। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं अपने आखिरी अनुच्छेद की तरफ, जो हमारा लास्ट है डीपीएसपी का आर्टिकल 51। तो देखिए आर्टिकल 51 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 51, यहां पे देखिए, यहां पे अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के बारे में दिया गया। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अब इसको क्या करेंगे कि अभिवृद्धि करेंगे। अभिवृद्धि का मतलब आप समझिए कि विकास से मतलब होता है। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। देखिए इतना ही याद रखिए, इतना काफी है। यहाँ पे ये हो जाएगा कि फिर शांतिपूर्वक तरीके से हम चीज़ों को वो करें। ठीक है, मैत्रीपूर्वक व्यवहार करें, ये सब आगे दिया हुआ है, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो अब देखिए एक चीज़ और समझिए। देखिए कुछ लोग होते हैं कि ठीक है कुछ अच्छाइयाँ बताएंगे तो कुछ लोग बुराइयाँ बताने वाले भी होते हैं। ठीक है, देखिए कुछ लोग थे जिन्होंने इसमें कमियाँ निकाली। तो देखिए जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री होते हैं या जो बहुत बड़े राजनीतिक होते हैं, तो जो वो बोल देते हैं, उनका जो बोला हुआ वर्ड है वो हमारे लिए एक स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं थोड़ा सा आलोचनाएं। ठीक है, देखिए नीति निर्देशक तत्वों के बारे में किसी ने एक वर्ड लिखा था कि ये क्या है, अतिरेक कर्मकांडी। ठीक है, ये क्या है। ठीक है, तो ये किसने कहा था, के.टी. साहब। ठीक है, ये भी बोला गया था कि ये बैंक में पड़े हुए एक चेक के समान है, जिसका प्रबंधन जिसका विनियमन कौन कर सकता है, बैंक के नियमों द्वारा ही किया जा सकता है। ठीक है, ये अतिरिक्त कर्मकांडी हो गया। और एक दूसरे पर्सन थे जिन्होंने कहा, क्या कहा कि यह भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर है। भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर। देखिए स्थायी क्यों कहा गया, क्योंकि ये परमानेंटली हमारे संविधान में दिया गया है। और भावनाओं का, क्योंकि देखिए क्यों भावनाओं का बोला गया है, क्योंकि ये गैर न्यायोचित है। अगर ये न्यायोचित होते तो इसको भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर नहीं बोला जाता। ठीक है, ये किसने कहा, ये देखिए ये कहा हमारे टी कृष्णाचारी। अब देखिए ये नाम आप देखकर आप समझ जाइए कि ये प्रारूप समिति के एक मेंबर थे। ठीक है, टी कृष्णाचारी। एक और देखिए, लक्ष्य एवं आकांक्षा का, लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, कि हमने ये कह दिया कि ठीक है ऐसे हमारे लक्ष्य होंगे और आकांक्षाएं दे दी कि हम ये करेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो कभी ना किया जाए। ठीक है,
इस वजह से इसको कहा गया कि लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। और ये देखिए, ये किसने कहा? के.सी. वेयर। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।